मैं कम से गुड आइए आफ्टरनून सीमा जी, बैठिए। थैंक यू सर। सीमा जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोविड मानकों को ध्यान में रखते हुए आपकी जो चेयर है वो पर्याप्त दूरी पर है। हमने सारे कोविड मानकों को ध्यान में रखा हुआ है। सारे बोर्ड मेंबर्स वैक्सीनेटेड हैं। आशा करते हैं आप भी वैक्सीनेटेड होंगे। यस सर। अपना मास्क हटा लें ताकि हम चेहरे का मिलान कर लें। कंफर्टेबल? यस। अपने बारे में कुछ बताइए सीमा जी। मेरा नाम सीमा कुमारी है। मैं प्रयागराज की निवासी हूँ और सर मेरी जो स्कूलिंग है वो 10th की प्रयागराज से हुई है और सर मेरा जो इंटरमीडिएट है वो कौसाम्बी से, और सर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है, और सर मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और सर मेरे बीएड की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है, और अभी सर मैं दिल्ली गवर्नमेंट में टीजीटी के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। तो आपने किसी विशेष पद के लिए अप्लाई किया है यहाँ पर? सर जनरल सभी पोस्ट के लिए अप्लाई किया। अच्छा, ठीक है। तो हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है और आपका शौक है हैंडक्राफ्ट, वेस्ट मटेरियल से बनाना। अच्छा, ये क्या होता है? सर इसमें जैसे घर पे बहुत सारे सामान आते हैं, पैकिंग वाले सामान आते हैं, बॉटल्स में बहुत सारे सामान आते हैं, पेपर्स वगैरह भी होते हैं, तो सर मैं उसको यूज़ करती हूँ, और उसमें क्या है, कुछ भी डेकोरेशन से रिलेटेड सामान हो, या तो कुछ यूज़ करने के लिए जैसे पेन स्टैंड है, मोबाइल स्टैंड है, और वॉल हैंगिंग है, ये सारी चीज़ें मैं सर रेडी करती हूँ। मतलब एक तरीके से आप रिसाइकल करके उसको उपयोगी बनाती हैं। यस सर। अच्छा, तो सीमा जी, क्या कारण है आप प्रशासन में क्यों आना चाहती हैं? जब ऑलरेडी आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, शिक्षा से जगत के से अच्छा तो कोई कार्य ही नहीं है। यस तो सर। प्रशासन में आने की क्या बच्चों का भविष्य सुनहरा होना चाहिए, आपको नहीं लगता? सर जैसे कि अगर सिविल सेवा एक राज्य की सर्वोच्च सेवा होती है, और सर इसमें बहुत सारी मैं देखती हूँ कि जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में हमें काम करने का मौका मिलेगा, और सर जैसे मैं मतलब एक अच्छी पोस्ट पे मैं अभी कार्यरत हूँ, बट सर अभी भी मुझे लगता है कि मैं अभी एक मेरा सीमित दायरा है, और वहाँ पास भी मैं सर बच्चों के लिए बहुत अच्छे एफर्ट्स कर भी रही हूँ, लेकिन सर अगर मैं इस फील्ड में आती हूँ तो मैं अपने मेरे जो भी क्वालिटी है तो उसको यहाँ पास काम करके मैं अच्छा मतलब प्रोडक्टिव काम यहाँ पास भी मैं दे सकती हूँ सर। अच्छा, ये बात है। तो आप, क्योंकि सीमा जी आप एक महिला हैं, बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि आज देश में महिला प्रतिनिधित्व हर फील्ड में बहुत कम है। चाहे वो अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशन ने अपनी जो रिपोर्ट पब्लिश की है उस रिपोर्ट के हिसाब से भारत बहुत ही पीछे है। महिला सांसद हमारे पास हमारा ज़्यादा नहीं है, हमारे पास हमारे यहाँ विधायक बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब विमेन रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही पुअर है, विमेन लीडर्स नहीं है हमारे पास अच्छे। तो कैसे देखती हैं आप इस चीज़ को? सर अगर मैं यूनाइटेड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखूँ तो मतलब अपेक्षाकृत कम है, लेकिन सर अगर हम देखें तो पहले से अब हमारे यहाँ जो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ रहा है। जैसे कि सर अगर हम अपने लोकसभा में भी देखें तो 78 मेंबर है, जो पहले की संख्या में देखा जाए तो ज़्यादा है, और उत्तर प्रदेश में भी सर जो अभी इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे उसमें भी 47 जो महिलाएं हैं वो निर्वाचित हुई हैं। और इसके साथ सर अगर अभी हम देखें, और वही महिलाएं हैं जो सबसे ज़्यादा अब्यूज़ की जाती हैं सोशल मीडिया पर। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय लेख छपा था अभी रिसेंटली, एमनेस्टी ने भी इसके बारे में लिखा था कि वर्ल्ड लीडर्स में से इंडियन विमेन लीडर्स ऐसी लीडर्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है ऑनलाइन, और डोमेस्टिक अब्यूज़ तो झेलती ही झेलती हैं, साथ में सोशल मीडिया पे भी उनको अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है। क्या कारण है इसका सोसाइटी में? सर अगर हम देखें सोशल मीडिया में तो सर बहुत सारे जैसे फेक न्यूज़ भी देखने को मिलते हैं, और वहाँ पास बहुत सारे ऐसे लोग भी प्रेजेंट हैं जो इस चीज़ को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी अगर हम देखें तो सर ऐसा नहीं है।
क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया में अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए भी अच्छी चीज़ें कही जाती हैं और उनको मोटिवेट भी किया जा रहा है। और अगर हम एक महिला सशक्तिकरण के चीज़ों को देखें तो सर सोशल मीडिया में उनको मोटिवेट करके उनको आगे बढ़ाया भी जा रहा है। तो सर हम सिर्फ निगेटिव एस्पेक्ट इसका हम नहीं कह सकते कि है। थैंक यू सर। तो सीमा जी, आपने हॉबी में लिखा है डांसिंग। यस सर। अच्छा, ये बताइए कि शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, क्लासिकल डांस किसे कहते हैं? सर हमारे यहाँ जो भारत में अभी 7 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व होता है, जो लोकल एरिया पे सर उनकी पहचान के साथ साथ उनका शास्त्रों में भी जो वर्णन है वो हम देखते हैं। शास्त्रों जैसे किन शास्त्रों में इसका वर्णन है? सर अगर हम जैसे नाट्य शास्त्र है सर, तो उसमें भी हम कुछ नृत्य का वर्णन देखते हैं। तो अभी टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं भारत में? सर जो मुझे रिकॉल हो रहे हैं सर 8 सर। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कौन सा क्लासिकल डांस इन प्रैक्टिस है? सर कथक। कथक को कथक क्यों कहते हैं? सर जो वो नृत्य है वो जो कथाएं हैं सर उसके आधार पर इसमें नृत्य किया जाता है। इसमें टुकड़ा क्या होता है और तोड़ी क्या होता है? सर मुझे बहुत ज़्यादा सर इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट सर जो मैंने थोड़ा बहुत आप कौन सा डांस करती हैं? सर मैं जनरली यूट्यूब चला करके सर मैं डांस कोई क्लासिकल कुछ नहीं है? नहीं सर, क्लासिक। नाम सुना है बेगम अख्तर? यस सर। कौन थे? सर वो बेगम अख्तर सर ठुमरी से हैं, आई थिंक लखनऊ घराने से। कुछ बताएं इनके बारे में, इनकी उपलब्धियों के, उनके जीवन के बारे में। नो सर। ठुमरी क्या होता है? ठुमरी एक नृत्य शैली है सर। कुछ विस्तार में बताएं। नो सर। गजल क्या होता है? सर गजल एक गायन की शैली है। और कुछ बस इतना ही? यस सर। नागर मंदिर शैली में बताइए आप। नागर मंदिर शैली सर ये उत्तर भारत की शैली है, जिसमें अगर हम देखें तो इसमें जो शिखर होते हैं वो पिरामिड नुमा होते हैं। और सर ये जो मंदिर हैं इसमें अगर हम देखें तो पंचायतन शैली में इस निर्मित किए जाते हैं। और सर जैसे अगर हम इसमें बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया जाता है। जानकारी नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो गुप्त के मंदिर थे उत्तर प्रदेश में भी हैं, झांसी में है, लखनऊ में है, उनमें और खजुराहो के मंदिरों में क्या अंतर है शैली में? अगर देखें हम तो सर शैली, इसके फीचर्स हैं, क्या अंतर दोनों में है? सर अगर हम देखें तो जो गुप्त कालीन शैली है उसमें बहुत सारे टेम्पल्स हमने देखा। इसमें 5 टाइप्स के जो मैंने अध्ययन किया है सर उसमें मैंने देखा है। तो गुप्त काल में पंचायतन मंदिर कहाँ मिला है? सर एक तो दशावतार मंदिर है सर, और सर भीतर गांव का मंदिर है। तो दशावतार मंदिर की खासियत क्या है? सर खासियत तो सर खजुराहो मंदिर को देखा है आपने? सर मैंने देखा नहीं, सिर्फ पढ़ा है। चंदेल शासक दंग के समय खजुराहो मंदिर बनाया गया था। अच्छा ये बताएं, अशोक की धम्म नीति के बारे में कुछ बताएं आप। सर हिस्ट्री आपको ऑप्शनल है। यस सर अशोक की जो धम्म नीति थी वो सामाजिक एवं नैतिक नीतियों पर आधारित थी। और अशोक पहला ऐसा शासक था जो नैतिक आचरण पर अपनी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको स्थापित करने का प्रयास किया था। इसकी प्रकृति मुख्यतः नैतिक थी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था सर शांति व्यवस्था और जनता के प्रति, जनता के लिए कोई राजनीतिक उद्देश्य इसका? अच्छा, धम्म और यूएन चार्टर में क्या समानताएं हैं? सर समानता यही कि जैसे जो धम्म नीति थी वो भी सर एक तरीके से अगर हम देखें जैसे जो अभी ट्रैक 2 नीति अपनाई जाती है कूटनीतिक स्तर पर, जो हम वहाँ पर संबंध स्थापित करते हैं। इतिहास पढ़ना जरूरी क्यों है? पुरानी चीजें हैं, क्यों गड़े को उखाड़ना? इतिहास सर हमारा राष्ट्र निर्माण, उसकी संस्कृति, उसके आदर्श और उसकी पहचान को दर्शाते हैं, इसलिए इतिहास हमारे लिए जरूरी है। और कुछ? बस केवल पहचान, आदर्श? सर इतिहास हमारे अतीत का अध्ययन करके वर्तमान को समझते हुए भविष्य में होने वाले जो भी कार्य हैं उसको निर्धारित हम कर सकते हैं अच्छे से। ठीक सर। सीमा जी, यस सर। प्रयागराज से आती हैं आप,
सरला देवी चौधरानी के विषय में कुछ जानती हैं? नो सर, मैं फर्स्ट टाइम नाम सुन रही हूँ। 1910 में इन्होंने स्त्री महामंडल स्थापित किया था इलाहाबाद में। पढ़ा है कहीं पर? नो सर। आपका वैकल्पिक विषय इतिहास है। सर। अच्छा, डांसिंग आपकी हॉबी है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है। यस सर। किस प्रजाति की है? नहीं पता है? किस प्रजाति? नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। इतिहास में आप किस महिला से सबसे अधिक प्रभावित हैं? सर, अगर मैं देखूं तो इतिहास में बहुत सारी महिलाओं जिसने आपको का प्रभावित योगदान किया रहा हो। है, तो उसमें सर जैसे मैं सरोजिनी नायडू जी, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी से प्रभावित हूँ। सरोजिनी नायडू की कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी लगती है? सर, उनकी लीडरशिप क्वालिटी। उनकी लीडरशिप क्वालिटी। उन्होंने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत कहा था, सहमत हैं? सर, उस समय के अगर हम परिस्थितियों को देखें तो उस समय के अनुसार उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता का कहा हुआ था। उन्होंने जिन्ना ने जो काम किए थे उसी के ग्राउंड पर उन्होंने कहा था, किताब तक लिखी थी उनके ऊपर। उनके इस व्यू से आप सहमत हैं कि नहीं? सर, अगर हम उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो पहले हमारे यहाँ की जो स्थिति थी वो हिंदू मुस्लिम सरोजिनी नायडू का सही नाम क्या था? सर। अच्छा, सरोजिनी नायडू जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गई थी तो गांधी जी से किन्हीं मुद्दों पर मतभेद हो गया था। वो मुद्दे क्या थे? सर, जैसे जब वहाँ पास गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लेने के लिए गए थे, तो उस समय सर अंबेडकर जी से कुछ मुद्दों पर इनका विवाद हुआ था। तो आई थिंक सर उन्हीं मुद्दों को लेकर के इसमें तो सॉरी सर। अच्छा, चलिए। अच्छा, ये बताइए कि इतिहास में ऐसी कौन सी महिला थी जिसने राजतंत्र को षड्यंत्र के माध्यम से अपना लिया था, या कहा जाए हड़प लिया था, और सत्ता की लालच के लिए उसने अपने बेटों को भी मरवा दिया था? सर, इसमें अगर मैं सही से याद कर पा रही हूँ तो सर मुगल काल की जो एक महिला है नूरजहां। नहीं, बेटों को तो नहीं मरवाया था। लेकिन उन्होंने सर षड्यंत्र के थ्रू। नहीं, षड्यंत्र में वो तो कभी शासक बनी ही नहीं। उन्होंने सर गुट एक बनाया था, तो उस गुट के माध्यम से उन्होंने शासन किया था अप्रत्यक्ष रूप से। वो लेडी शासक बनी और सत्ता की हवस के लिए उसने अपने बेटों को मरवा दिया, अपने प्रेमी को ही प्रधानमंत्री बना दिया। इतना तक मैंने हिंट किया। उसका प्रेमी एक ग्वाला था, नहीं मालूम? दिद्दा का नाम सुना है? दिद्दा, कश्मीर की शासिका दिद्दा। नहीं सुना? अच्छा, इतिहास के किस कालखंड को पसंद करती हूँ और क्यों? सर, मैं इतिहास में मतलब जनरली तो मुझे सभी कालखंड अच्छे लगे, लेकिन इसमें सर आधुनिक इतिहास जो है कि वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। चाहे वो हम महिलाओं के लिए देख लें, चाहे वो हम एजुकेशन के लिए देख लें, चाहे वो हम भारत को स्वतंत्रता दिलाने में जो भी घटनाएं हुई, जो भी आंदोलन हुए, वो सारी चीज़ें सर मुझे ज़्यादा। ये आधुनिक काल कब से प्रारंभ होता है? सर, आधुनिक काल अगर हम देखें तो जैसे जो इतिहासकार जो सबसे पहले इतिहास को बांटने का उन्होंने या इतिहास लिखने का जो उन्होंने शुरू किया था वो जेम्स मिल ने किया था। उनके हिसाब से अगर हम देखें तो आधुनिक काल जब ब्रिटिश का आगमन होता है 1757 से, तब वो बोलते हैं कि आधुनिक काल की शुरुआत है। लेकिन सर अगर हम देखें अध्ययन की दृष्टि से, अगर हम देखें तो उससे पहले भी बहुत सारे चेंजेस हमारे भारत में होने लगे थे। जैसे सामंतवादी व्यवस्था जब पूर्व मध्यकाल खत्म होता है, उससे पहले ही सर हमारे यहाँ आधुनिक इतिहास शुरू हो गया। सीमा जी, आजकल एक विचार चल रहा है समाज में कि उत्तर प्रदेश को बांट देना चाहिए, विभाजन कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? सर, अगर हम इसमें जो बांटने की बात की जा रही है तो फर्स्ट तो ये है कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, और प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो कार्य करने में जो समस्याएं आ रही हैं उसको देख करके बांटने की बात की जा रही है। लेकिन सर सभी मतलब इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम उसको बांट दें तभी हम भारत उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहाँ के डेवलपमेंट को देखें तो काफ़ी अंतर हमें दिखाई दे रहा है। क्यों अंतर दिखाई दे रहा है?
सर अगर हम देखें तो इसमें जो अंतर है, जैसे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो काफ़ी डेवलप हो चुका है, वहाँ पास उद्योग क्षेत्र डेवलप हो चुके हैं और जो भी आधारभूत संरचना है वो सारी डेवलप हो चुकी हैं, काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं। लेकिन अगर हम कैसे ऐसा क्यों है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश इतना डेवलप्ड है और पूर्वी उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा है? सर अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के कारण को देखें तो सबसे पहला तो ये है सर कि जो उसके जो वो एरिया है वो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी आता है, तो कुछ तो दिल्ली एनसीआर में शामिल है जहाँ पास डेवलपमेंट के लिए जो भी काम है वो एक्स्ट्रा किए जा रहे हैं, ताकि जो भी वहाँ पास उद्योग क्षेत्र हैं वो सारी चीज़ें, और सर इसके साथ जो इन्वेस्टमेंट है सर वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अगर हम अपेक्षाकृत पूर्वी उत्तर प्रदेश का देखें तो वहाँ पास इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो रहे हैं, और ग्रेटर नोएडा है और ये सारे कृषि व्यवस्था में भी यही हाल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा एक प्रकार से वहाँ के किसान भी ज़्यादा डेवलप्ड हैं, यहाँ के किसान भी कम डेवलप्ड दिखते हैं, ऐसा क्यों? सर अगर हम वहाँ पास देखें तो जैसे जो भी योजनाएं हैं वो तो हर पूर्वी के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, लेकिन उसका जो सर वहाँ के जो भी किसान हैं वो ज़्यादा उसके प्रति अवेयर हैं, और इसका एक कारण है एजुकेशन भी। वहीं पूर्वी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सर जो भी स्कीम है यहाँ भी फॉलो कराई जा रही हैं, और जो पिछड़ापन है उत्तर प्रदेश का उसके लिए भी काम किया जा रहा है। यहाँ का किसान उतना मॉडर्न नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान में टेक्नोलॉजी भी कम यूज करते हैं। साथ में ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद भी बड़ी समस्याएं हुई थी। क्या समस्याएं हुई थी ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद? सर पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को क्या समस्या झेलनी पड़ी थी? सर ग्रीन रिवोल्यूशन जो आया तो उसमें सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे ज़्यादा फोकस किया गया, और इसमें बहुत सारे जैसे कीटनाशक और क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे ज़्यादा फोकस किया गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश पे नहीं किया गया? सर यहाँ पास एडॉप्ट किया गया उस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे उतना फोकस नहीं किया गया, उस समय उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इधर डेवलप नहीं हो पाई थी। और सर अगर अभी हम देखें तो हम पूर्वी उत्तर प्रदेश को डेवलप करने के लिए भी काम कर रहे हैं, चाहे बुंदेलखंड एरिया हो और चाहे वो पूर्वांचल एरिया हो। सर बुंदेलखंड जैसे जो बहुत ही पिछड़ा एरिया है उसको भी अगर देखें तो सर अब गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि वहाँ पास भी हम जैसे सिंचाई से रिलेटेड है या तो जैविक खेती है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सर अभी काम तो चल रहा है, तो अगर हम इसके हिसाब से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश को बांट देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम डेवलपमेंट के आधार पे हम सर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आप अपने सबऑर्डिनेट को किस तरीके से मोटिवेट करेंगी, मोटिवेट रखेंगी कि वह ईमानदारी का पालन करें, कर्तव्य निष्ठा से अपना कार्य करें, और आप एक ऐसी किस बात के मतलब आप किस तरीके से उनको प्रभावित करेंगी अपनी पर्सनालिटी से कि वह सरकार के प्रति जो उनके दिशा निर्देश हैं उनके प्रति वह एकदम सजग रहें और एकदम विश्वास से उनका पालन करें? कैसे आप मोटिवेट करेंगे अपने सबऑर्डिनेट को? सर सबसे पहला तो सर जो वहाँ का जो भी लीडर है सबसे पहले तो वो अपना आदर्श प्रस्तुत करे, उसमें अगर ईमानदारी और जो टाइम है अगर वो पंक्चुअल है अपने प्रति तो वो अपने सबऑर्डिनेट को भी उससे प्रभावित कर सकता है। दूसरा चीज़ है कि सर जो भी रूल्स हैं जो भी सबऑर्डिनेट के लिए हैं, जो काम करने का दिया जाता है वो सारी चीज़ें उनको फॉलो कराने के लिए बोले। और अगर कोई ऐसा अनियमितता अगर किसी भी अधिकारी या सबऑर्डिनेट के द्वारा दिखाई जाती है तो सर उसके प्रति मतलब एक तो सर हम सहयोगी पहले संबंध बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई आप सहयोग के आधार पर भी और मधुर संबंध आधार पर भी हम बहुत सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर ये चीज़ें फॉलो पूरे तरीके से नहीं हो पाती हैं तो सर जो भी हमें पावर दी जाएगी कि हाँ हम अपने सबऑर्डिनेट के साथ या उनके टाइम को लेकर के या कुछ भी अगर पनिश वाली चीज़ें अगर हमें पावर में है तो मैं सर उसका भी ठीक है। सीमा जी, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, अब आप जा सकती हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्ते सर। आइए बैठिए सीमा जी। यस सर, थैंक यू सर। ये आपका कौन सा इंटरव्यू है सीमा जी? सर मेरा तीसरा इंटरव्यू है। तीसरा इंटरव्यू है? यस सर। तो 2018 में भी आपने इंटरव्यू दिया था शायद? यस सर। तो कितना मार्क्स मिला था? 55। 55 नंबर मिला। यस सर।
अच्छा, और उसके पहले कितना मिला था? उसके पहले भी सर इतना ही था 2017 में। हाँ 55% मतलब 55 तो आप कैंडिडेट नहीं है। मुझे लगता है कि 70-75 के आसपास आपको मिलना चाहिए था नंबर। आप निसंदेह बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं। हाँ, अमूमन कुछ क्वेश्चंस में आप जिसमें शायद कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, मुझे लगता है एलोंगेटेड आंसर्स काफ़ी दे रही थी। ऐसे सर के साथ कुछ इतिहास के प्रश्नों में हुआ, फिर कुछ प्रश्न जो थे वो सर के साथ भी थोड़े से सवाल, मतलब सर हिस्ट्री में मैं थोड़ा सा, हाँ हिस्ट्री ऑप्शनल में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। और हिस्ट्री आपका विषय? यस सर मेरा। तो स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है उसमें। देखिए इंटरव्यू जो है ना, मैं आपको मतलब थोड़ा सा ध्यान से सर समझिएगा। इंटरव्यू जो होता है वो कभी भी आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, वो आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है। और बाई एंड लार्ज बोर्ड को आपसे बात करके आपकी पर्सनालिटी के अंदर वो बात लगी कि एक अच्छे प्रशासक की भूमिका के रूप में आपको बोर्ड देखना चाहेगा आगे चल कर। और बोर्ड को भी काफ़ी प्लेजेंट लगा आपसे बात करके, एक अच्छा फील आया, पॉजिटिविटी आई। एक आप खास करके आप जैसे लोग अगर प्रशासन में आते हैं तो गुणवत्ता अच्छी आती है, प्रशासन में छोटे जो अधिकारी होते हैं उनको प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आपका जो स्ट्रगल है वो थ्रू आउट दिखता है ना, जो जिस तरीके से आपने स्ट्रगल किया है। और आने वाले समय में जो महिलाएं हैं उनको आप एक प्रेरणा के रूप में, मतलब वो आपको एक प्रेरणा के रूप में देखेंगी। तो ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, जिससे प्रशासन में जो क्वालिटी चाहिए वो सारी क्वालिटी आपके अंदर दिखती है। हाँ, कुछ बिंदु है जैसे कि इतिहास का, यस सर, मैं एक इस वो पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि बिना नर्वस हुए आपको जवाब देना है। इवन इफ सवाल के जवाब नहीं आते मान लीजिए, तो अननेसेसरी ट्राई मत करिए उसको, है ना। अब जैसे कि मैंने एक सवाल आपसे पूछा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में, वो एक पहलू पे तो सवाल सही था, जवाब सही था आपका, लेकिन दूसरे पहलू पे वो सवाल जवाब जो था वो गलत होता जा रहा था। किसानों की प्रॉब्लम बहुत सारे कारण से है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग ना कर पाना, ये भी एक कारण था। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ क्यों नहीं उपयोग हो पाई? वहाँ पर बड़े किसान थे, बड़ी ज़मीन उनके पास थी। यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में छोटे किसान थे, छोटी ज़मीनें थी, तो इस वजह से वो थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ नहीं कर पाए। सरकार का फर्स्ट इंडिया उसमें रिवॉल्यूशन में, ग्रीन रिवॉल्यूशन में फोकस ही था कि उन समृद्ध किसानों को पहले समृद्ध किया जाए जो ऑलरेडी समृद्ध हैं, ताकि हम अपनी फूड सिक्योरिटी को खपत कर सके, पूरी कर सके। तो ये सारे उत्तर आप उसके अंदर जोड़ सकती थी। तो मुझे लगता है कि 2-3 डायरेक्शन के अलावा जो आपने अपनी इमेज यहाँ पर प्रस्तुत करी है, पर्सनालिटी, वो मुझे लगता है कि आप उस रेंज की हैं जिसमें आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। बोर्ड आपको बात करके, और मुझे लगता है अंदर से हम लोग को, बोर्ड को लगता है कि इस बार आप निसंदेह आप मेरिट लिस्ट में आएंगी और एक अच्छे मार्क्स से, अच्छी रैंक से आपका चयन होगा, निसंदेह। थैंक यू सर। वैसे मेरा मेंस तो अच्छा हुआ है सर। वो आपकी पर्सनालिटी में दिखता है, वो आपके चेहरे पे और आपके जो कॉन्फिडेंस, आपका भाव जो है उससे साफ प्रतीत होता है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात, जो आपके आंसर में परिपक्वता है, जो आपके मजबूती है। कुछ आंसर तो आपने बहुत ही शानदार दिए आपने, कुछ आंसर, है ना। तो वो आंसर्स में आपके जो मैच्योरिटी दिखती है, वो ज़मीनी स्तर पर जो आपने मेहनत करी है, संघर्ष किया है, उसका प्रतीक है एक तरीके से। आपने जिस तरीके से कैरी किया है अपने आप को, बहुत ही एक प्रशासिका एकदम आप अभी से लग रही हैं, ठीक है। तो आप जिस तरीके से कैरी करती हैं अपने आप को, वो निश्चित तौर पर आप कैरी भी कर लेंगी। बाकी ड्रेस और इस सारी चीज़ों के लिए हमारे लिए एक अलग से वो भी है, टीम भी है, तो एक बार आप उनसे भी पूछ लीजिए। ओके सर। ठीक है, मैडम है बाहर, उनसे आप एक बार ही पूछ लीजिएगा इसके बारे में। ठीक सर। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।